पुनः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। आद रामात बोलते हैं ना, उसी तरह श्यामात, कृष्णात, जिस शब्द के अंतिम यदि आत दिखाई दे, जिस शब्द में अंत में आत अथवा आद दिखाई दे, समझ लो पंचम्यंत, पंचमी का एक वचनांत है। ठीक है। से रामात, आत माने अवर्ण से, अ शब्द का पंचमी का रूप है आत। अ शब्द के पंचमी के एक वचन में क्या बनता है? आत बनता है। आत का अर्थ हुआ अवर्ण से। आत का अर्थ है अवर्ण से, है ना। अब इको एणेची से अची ले आओ, इको एणेची से अची ले आओ तो होगा अवर्ण से अच पर में रहने पर। ये दो अर्थ तो हो गए। अवर्ण से अच पर में रहने पर क्या होता है? गुणः तो सूत्र में ही है। अवर्ण से अच पर में रहने पर गुण होता। अभी लिखो, अभी मत लिखिए, मैं बोल रहा हूँ अभी ऐसे ही आप लोगों को, फिर जब बोलूंगा तब लिखना। अवर्ण से अच पर में रहने पर गुण होता है। तो किसको होता है बोला नहीं, ये बोला कि अवर्ण से अच पर में रहने पर गुण होता है। गुण तो आपको पता चल गया, इसीलिए बोला है तो तीन, गुण होते हैं नहीं बोला, क्योंकि एक जगह एक ही होता है इसीलिए गुण होता है बोले। एक ही जगह तो तीन होते नहीं ना, एक जगह तो कोई एक ही गुण होगा, इसीलिए गुण होता है, कोई एक होता है। ठीक है। अब इसके पहले एक पूर्व परयो सूत्र है। अब इसमें नहीं है, अष्टाध्यायी पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। एक पूर्व परयो इस सूत्र के पहले आता है, उसका अधिकार जाता है। इसके बाद वाले सूत्र में अधिकार जाता है तो आद गुण में भी आ जाएगा। पूर्व परयो एक, देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व परयो माने पूर्व पर के स्थान पर अर्थ हो गया। माने किसके स्थान पर नहीं था ना अर्थ? अवर्ण से अच पर में रहने पर गुण होता है, ये अर्थ। आत तो सूत्र में ही है, अची हमने उधार ले आए, कहाँ से? अनुवृत्ति ले आए इको एणेची से, तो अर्थ अवर्ण से अच पर में रहने पर, अब गुण सूत्र में ही है, गुण होता है, इतना अर्थ तो अपने आप आ गया। लेकिन किसके स्थान पर होता है ये तो बताया नहीं। ठीक है, किसके स्थान पर होगा? तो इसमें पूर्व एक पूर्व परयो इसके पहले सूत्र है, उससे पूर्व एक भी आता है और पूर्व परयो भी आ जाता है। तो अर्थ क्या हो गया? अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। यो अब लिखिए अर्थ। अवर्ण से अच पर में रहने पर, अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में, स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। देखो, गुण रूप एक आदेश होता है। गुण रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में, अथवा पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। गुण रूप एक होगा, तीन में से क्या होगा? एक होगा। होगा किसके स्थान पर? पूर्व। पूर्व से क्या लोगे? जिससे बोला गया उसको पूर्व से पकड़ना है। किससे बोला? अवर्ण से, इसका मतलब अवर्ण के स्थान पर। अब पर से क्या लिया? अच, तो इसका मतलब अच के स्थान पर। इसका मतलब दो दो इसके स्थान ही रहेंगे।
क्या रहेंगे? दो स्थानीय हैं। इकोनिची से जब यण करते थे तो क्या था? एक स्थानीय था, एक के स्थान इक के स्थान पर होता था, अच को छूता नहीं था, वो केवल निमित्त था। लेकिन यहाँ क्या होगा? अवर्ण के स्थान पर भी होगा और इसको बोलते हैं एकादेश। इसको क्या बोलते हैं? एकादेश। एक आदेश हुआ ना, दो के स्थान पर जब एक हो जाता है उसे बोलते हैं एकादेश। तो यहाँ इसके दो दो स्थानीय, दो के स्थान पर एक गुण बैठेगा। किसके स्थान पर बैठेगा? अवर्ण के और अच के स्थान पर। ठीक है, इसका मतलब हुआ आद गुणा लगाने के लिए पूर्व में अवर्ण चाहिए और पर में अच। अब इसमें भी इसने तो सामान्य बोल दिया है, इक भी केवल इक ले लीजिए, उधर भी अच पूरे के स्थान पर गुण नहीं होता। ई उ री रे, बस पहले अ अथवा आ हो, बाद में ई उ री रे, ये चार वर्ण में से कोई हो तो फिर दोनों की जगह पर क्या कर देगा? गुण करेगा, एक गुण करेगा। गुण क्या है? अ ए ओ, माने रस्वाकार और दीर्घ ए और ओ। ठीक है, रस्वाकार और दीर्घ ए ओ, ये गुण है। ये होंगे क्या? होंगे अवर्ण और इक के स्थान पर होंगे। ठीक है, अवर्ण और इक के स्थान पर क्या होंगे? गुण होंगे। ठीक है, अब समझ गए ना? पहले पहले क्या होना चाहिए? अ अथवा आ, बाद में ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे लरी हो। यदि अ आ, इधर अ है अथवा आ है, उधर में ई है, तो हम क्या करेंगे? दोनों के स्थान पर ये करेंगे। इधर में अ हो चाहे आ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अ ई रहेगा तो भी गुण करेंगे तो ये होगा, आ और ई रहेगा तो भी गुण करेंगे तो यही होना है। समझ गए? अ ई के बीच में गुण करेंगे तो कुछ अलग, और आ और ई के बीच में करेंगे तो कुछ अलग, ऐसा नहीं होता है। अ हो अथवा आ हो, ई अ आ में आ का यदि ई के साथ यदि गुण हो जाता है तो क्या होगा? ये होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान मिलता है। अ हो तो भी कंठ उच्चारण स्थान है, आ हो तो भी कंठ उच्चारण स्थान है, उधर ई दीर्घ ई हो चाहे रस्व ई हो तो क्या होगा? उच्चारण स्थान तालु। तो ए का क्या है? कंठ तालु। इसलिए यही होगा हमेशा। ठीक है, कोई अंतर आने वाला नहीं है। और अब इधर तो अ आ ही रहना चाहिए। अ आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद में उ हो, तो हम दोनों की जगह पर गुण क्या करेंगे? ओ करेंगे, ओ। ठीक है, अ ई के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? ए। आ और ई के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? ए। और अ और उ के बीच में गुण करेंगे तो ओ। आ और उ के बीच में गुण करेंगे तो, ठीक है, अ और री के बीच में गुण करेंगे तो अर। अ और री के बीच में बोलना हो ना, सुनते क्या हो? अ और री के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? गुण तो होता है अ, और गुण नहीं है। अर की कोई गुण संज्ञा नहीं करता, लेकिन अ अकेला जाएगा नहीं, उरण रपर सूत्र का सहयोग लेकर के वहां क्या करेगा? अर करेगा। गुण तो अ होगा, लेकिन वो अ अकेला कभी भी नहीं बैठता, वहां क्या बैठता है? रेप को साथ में लेकर के बैठ जाता, अर बैठ जाता है। और अ और लृ के बीच में गुण करेंगे तो अल होगा, वहां अगुण होगा, अ अकेले जाएगा नहीं, वो ल को साथ में ले करके जाएगा तो वहां अल गुण होगा। समझ गए? अ ई के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? ए। अ और उ के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? अ और री के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? अ और लृ के बीच में गुण करेंगे तो क्या होगा? अल। ध्यान रखना है। ठीक है, अ और लृ के बीच में गुण होगा तो क्या होगा? अ और उ के बीच में गुण होगा तो तुम बोलो। अ और री के बीच में गुण करेंगे तो अ और री,
लिखो, सत्यम लिख दो, अ ई लिख करके नीचे लिखो ए, अ ई, अ अथवा आ लिख दो, अ या आ प्लस ई लिखो और नीचे उसको लाइन खींच करके लिखो ए। अथवा उधर भी ले सकते, उधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिखो, क्या लिख दिया? अरे पहले ई लिखो ना, री क्यों? चलो कोई बात नहीं, री। हाँ नहीं चल रहा है। अ आ प्लस ई बराबर ए, अ आ प्लस उ ओ, अ आ प्लस री बराबर अर, अ आ प्लस बराबर क्या, प्लस री बराबर अल। लिख दिए सारे? हाँ कोई बात नहीं, यही है ना, आपको समझना। अ अथवा आ के बाद ई आ जाए कहीं, अ हो चाहे आ हो, दोनों में से कोई हो नहीं, अ रहे चाहे आ के बाद में ई हो अथवा आ के बाद में ई हो, तो ये भी वो दीर्घ भी ले सकते हो, उधर भी ई भी ले सकते हो, ठीक है। रस्सो ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उधर भी छूट है, इधर रस्सो अ हो अथवा दीर्घ आ हो, उधर भी रस्सो ई और दीर्घ ई के बीच में यदि करेंगे तो ये होगा, ठीक है। हाँ तुम क्या समझते हो, पहले वाले में अ आ बोल दिया ना, पहले अ आ हो बाद में ई हो, ई और ई के बीच में कर रहे हैं क्या? सवर्ण से क्या लेना देना, तुम भ्रम में हो गए क्या? नहीं ये ऐसा है ना, अ आप के बाद में ई में से कोई भी हो, रस्सो ई हो चाहे दीर्घ ई हो, अ के बाद में अ है तब तो वहां नहीं ना होगी, हम तो अ आ और ई के बीच की बात कर रहे हैं। इधर जैसे अ हो चाहे आ हो, उधर भी क्या हो, ई हो अथवा ई हो, जैसे इधर छूट है दोनों के लिए, इसी तरह उधर भी छूट है, समझ गए। और इधर जैसे आ में से कोई हो, उधर भी उ और उ में से कोई हो, तो वहां क्या है, कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, उप इंद्र, अब इसी में दिया ना उप इंद्र, उप इंद्र। अब देखिए उप प में अ है ना, उप में प में अ है और उधर क्या है, ई है, या मतलब लिख दो नीचे, उप इंद्र के नीचे अ प्लस ई बराबर ए, उप हटाओ यहां से, देखो उप में प में अ है और उधर इंद्र में ई है, हम इन दोनों की जगह पर क्या कर दी, ए कर दी। अब जब उप का अ हट गया, इंद्र का ई हट गया, अब बचा क्या है नीचे, उसके जगह पर तो ए आ गया, और ई की जगह पर क्या आ गया, ए आया, हाँ, ये आ गया। अब इधर क्या बचा आपका, उप में उप बचा, उप प हल रहा है ना, और उधर क्या बचा, द्रह, उधर रहा द्रह, आधे घंटे लेट जब कथा करने जाते हो तो भी आधे घंटे लेट पहुंचते हो या 1 घंटे लेट? जब तुम्हारी सर्विस लग जाएगी तो एक आधे घंटे लेट करके पहुंचोगे तो दूसरे दिन ही कहेगा तुम हमारी नौकरी लायक नहीं हो, ये कहेंगे ना।
बताओ आधे घंटे बाद आओगे तो क्या होगा? तो इसी के संग रहोगे कि तुम भी आधे घंटे लेट ही आओगे। समय से पहले पहुंचना चाहिए, हमारे आने के पहले। ठीक है, समय का बड़ा ध्यान। और हम भी थोड़ा लेट इसीलिए रहे, हम तो क्या है, गाड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। हम निकलते तो उसी समय से हैं और गाड़ी लेट हो जाती है, गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, क्या हो गया? देख, उप हो गया, उधर द्रह बचा। अब हमने और ई की जगह पर किसका प्रयोग कर दिया? अब ए का। अब इसको मिला देते तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। अब कहीं भी ऐसे देखना, ठीक है, उपेंद्र। प में अ है और उधर ई है, तो इसका मतलब और ई की जगह पर आ गया ए, और ई की जगह पर आ गया ए। अब इधर बच गया उप, उधर बच गया द्रह, और दोनों के जगह पर हमने कर दिया मिला दिए तो बन गया उपेंद्र। अब दूसरा लिखो, अब एक को बोलेंगे रमेश लिखो। शब्द क्या है वो तो आपको ज्ञान होना पड़ेगा। अब रम ईसा भी बोल सकते हैं, रमा ईसा भी बोल सकते, और रम है कि रमा है ये समझना। रमा प्रसिद्धि है ना, रम कोई बोलता है क्या? रमा। उम बोलोगे, उम ऐसा लिख दिया, कब उमा ईसा रहेगा तो भी उमेशा बनेगा, उमा ईसा बोलोगे तो भी उमेशा बनेगा। लेकिन उमा है कि उमा है ये तो तुमको निर्णय करना पड़ेगा। कोई उम होता है क्या? पहले पहले जो शब्द होते थे उनका कोई ना कोई अर्थ होता था, तो उम को होते कोई है नहीं, उमा है, तो आपको ये शब्द तो थोड़ा ज्ञान होना पड़ेगा। रमेश लिख दिया, हमने बोल दिया अभी तो। हाँ, तुमको नहीं बोलना है, हम जिसको पूछेंगे वही बोलेगा। बताओ क्या नाम बताया था तुमने? राज पांडे। बताओ रमेश का संधि विच्छेद करो। रमाधन ईसा आकर के लिखो यहाँ, यहाँ आओ। जैसे सत्यम सागर हमने पहले लिखा है उस तरह से लिखो। यहाँ किस की जगह पर क्या आया? बताओ किसकी जगह पर आया यहाँ? रमा ईसा लिख दिया। ई बड़ी लिखा है छोटी है? छोटी नहीं, दीर्घ है, ईसा। अब यहाँ गुण करोगे तो किसकी जगह पर करोगे? गुण के होगा तो किसकी जगह पर होगा? हाँ, आ और ए की जगह पर क्या गुण होगा? ए होगा। हाँ, तो ए जब आ और ई की जगह पर ए लिखो नीचे, ए हो गया। अब इधर क्या बचा? इस तरफ क्या बचा अब तुम्हारा? पूरा लिखो, क्या शब्द बचा? हाँ, रम लिखो, ईस, हाँ लिखो ना, जो बचा। आ तो हट गया ना उससे, रमा से आ हट गया। अब क्या बचा इधर? बताओ तुम क्या आदमी हो यार। जब दोनों की ये किसकी जगह पर आया? तो ई की जगह पर आया, तो ई कैसे लिख रहे हो? इधर इसे आ हट जाएगा तो म पूरा रहेगा, क्या रहेगा? हल लिखो, हल म तोड़ दिया पैर। हाँ देखो, ये समझ। तो आ की जगह पर ई की जगह पर ये आया ना, तो उधर सह बचा, इधर क्या बचा? रम बचा। इधर बचा रम, उधर बचा सह। अब म को ए में मिला दो, अब मिला करके लिख दो रमेश। हुआ कि नहीं? रमेश। जाओ, ध्यान रखना, ठीक है। दुर्गेश। आओ तुम आओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रामशरण। इसका नाम लिखो भैया।
इसका नाम नहीं लिखा है, लिखा तो है राम शरण। हाँ, दुर्गेशः लिखो, नाम तो लिखा है तुम्हारा, राम शरण। तालव्य होता है, ई में हमेशा तालव्य होता है। ई तो हमेशा दीर्घ होगा, ई दीर्घ होगा, स हमेशा तालव्य होगा। अब देखो क्या होगा। गंगेशः, गंगेशः, राकेशः, राजेशः, राजेशः, कीजिएगा मतलब दुर्ग में आ है तो आई लिखेंगे ना। हाँ, नहीं इसको बताना है ना, आ ई सह, इसके बीच में क्या आया, ए आया। आ और ई के बीच में, आ और ई लिखना था, आ और ई के बीच में ए आया, तो इधर क्या दुर्ग बचा, इधर केवल स बचा, इसको मिला देते तो दुर्गे सह, जो शब्द है वही लिखेंगे ना। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा ये आ गया होगा। अब हम गंगोदकम चलते हैं। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। अब पहला शब्द क्या है, गंगा, क्योंकि गंगा गंगा तो कोई बोलता नहीं ना, गंगा बोला जाता है ना भाई। गंगा उदकम रहेगा तो भी होगा, लेकिन गंगा का कोई अर्थ है क्या? जिसके अर्थ हो उन्हीं शब्दों का ना होगा, उसी उन्हीं के बीच में ना संधि करेंगे। गंगा का मतलब किसी का नाम रख दोगे, गंगा किसी का नाम रख दिया, ईसा कर दिया, तब हो सकता है। गंगा ईसा जब होगा तब हो सकता है, लेकिन गंगा ईसा रख दोगे तो भी होगा। गंगा प्लस ईसा है अथवा गंगा प्लस ईसा है तो भी। राक ईसा, राक ईसा है, राकेशा, राक, राका नहीं है, राक। वैसे राका भी मिलता है, राक मतलब होता है जैसे जो क्या बोलते हैं ना, जो अग्नि बहुत, अग्नि के कोयले की तरह एकदम पूरा लाल हो गया है, ऐसा जैसे होता है। वो होता है ना, क्या नाम है, क्या जाता है ना विदेशों में दिखाता है ना टीवी में, क्या बोलते हैं उसको, लावा क्या बोलते हैं, जो पर्वतों से बहते हुए, हाँ ज्वालामुखी, वो उसको बोलते हैं राकेश। कई अर्थ हो सकते हैं उसका, स्वामी, राग का स्वामी। तो दूसरा क्या, अभी क्या बोल रहा था, गंगा उदक, मैं यही बोलना चाह रहा था। आपको पहले दो शब्द होंगे, दो वर्ण के बीच में ये होना है,
तो पहला शब्द, प्रथम शब्द क्या है? गंगा है। दूसरा शब्द क्या है? उदकम। प्रथम शब्द है गंगा, दूसरा शब्द है उदकम। अब गंगा उदकम में संधि किसके बीच में होना है? आ और उ के बीच में। संधि किसके बीच में होना है? आ और उदकम के उ के बीच में होना है। तो आ और उ के बीच में यदि संधि करेंगे, गुण संधि होना है। यण संधि कर सकते हैं क्या? यण संधि करने के लिए क्या चाहिए? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर इक होना चाहिए। अ छूट गया। प्रथम शब्द का अंतिम शब्द इक होना चाहिए, तब यण संधि होगी। यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम शब्द क्या है? आ है। अब बाद वाला जो शब्द है उसका प्रथम शब्द, प्रथम वर्ण, अंतिम जो शब्द है उसका पहला वर्ण, प्रथम वर्ण क्या है? ई है। ई है। ई उ री में कोई चाहिए? ई है। तो आ और ई के बीच में हम क्या करेंगे? गुण करेंगे, है ना? आ और ई के बीच में गुण करेंगे। तो अब क्या करेंगे गुण? तो आपको बताया ओ। क्यों करेंगे? क्योंकि उच्चारण स्थान ए से ही मिलता है। आ और ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। और ए का उच्चारण स्थान क्या? उ। क्या कंठ तालु बोल दिया? आ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। और ओ का क्या है? कंठ और ओष्ठ। आ और उ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, और ओ का उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठ है। ओदौ तो हो कंठोष्ठम। ओकार और औकार का कंठ ओष्ठ है, तो यहाँ ओ है उसका। तो कहोगे औ का भी तो कंठ ओष्ठ है, क्यों नहीं होता? क्या उत्तर दोगे? औ का भी तो कंठ और ओष्ठ है। गुण नहीं है। आपको गुण होने की बात कर रहा है ना, गुण होना है ना। और गुण हो तब ना होगा, उसके उच्चारण स्थान होने से होगा क्या? गुण भी हो और उच्चारण स्थान भी मिलता हो तब करेंगे। इसीलिए गुण औ नहीं है, गुण है ओ। इसीलिए कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला जो गुण है, गुण में से ओ का है, इसीलिए ओ होता है। ठीक है। तो बेटा क्या हो गया? आ और उ की जगह पर आ गया ओ। अब इधर कौन सा शब्द बच गया? अब कितना बचा? आ। गंगा में आ को हटा दोगे तो गंगा बच गया। उधर क्या बचा? दकम बचा। मिला दोगे? गंगोदकम। सूर्योदय, यही मेरे में भी एक साथ दोनों का हो गया है। हाँ, सूर्योदय। बैठो, तुम बैठो, दूसरे को पूछता हूँ। सूर्योदय। उमा बताओ सूर्योदय का संधि विच्छेद। उदय। ठीक है। सूर्य प्लस उदय, यद्यपि समास भी है। सूर्य का उदय, सूर्यस्य उदय, सूर्य उदय यदि सूर्योदय, इस समास है। ठीक है। सूर्य का उदय। चंद्रोदय। बताओ क्या राज, क्या राज तिवारी बोला? क्या पांडे? बोलो राज पांडे। क्या बोल पूछा? चंद्रोदय। चंद्रोदय का संधि विच्छेद बोलो। हाँ हाँ, चंद्रधन बोलो ना, चंद्र। हाँ, चंद्र। चंद्रा नहीं, चंद्र। आ नहीं, चंद्रा थोड़ो चंद्र होता है। चंद्र। चंद्र प्लस उदय। ठीक है। इतना हो। चलो, ये दो बात समझ में आ गई। अब तीसरा उदाहरण तो आगे आएगा, यही बता देते हैं। कृष्ण प्लस रिद्धि। कृष्णार्धी है। चलो, कृष्णार्धी का संधि विच्छेद करो। इसका मतलब बीच में अर घुसा हुआ है, समझ लो। इसका मतलब दो की जगह पर घुसा है ये अर। इसका मतलब अ लोगे तो किसका लोगे? ण का अ।
वो अर वाला अ है, उधर रेप दिख रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? कृष्ण प्लस रिद्धि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि, राजर्षि, हाँ राजा, राजा होता, राजा नहीं होता, राजा, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। लेकिन यहाँ गुण क्या हुआ? अ हुआ। कभी भी अ अकेला गुण कहीं होता नहीं है। अ जब भी होता है तो वहां क्या हो जाता? अर हो जाता, अर। ठीक है, तो देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, ये सब में क्या है? यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि। राजर्षि का बोलो, ऋषि, तो गुण संधि हो गई। किससे गुण हुआ? आद गुण से। संधि विच्छेद कर दे। अवर्ण क्या है यहाँ? आकार, राजा में आकार। और अच पर क्या है? री। और किसके स्थान पर अर आ गया? री की जगह पर। तो क्या बचा इधर? क्या शब्द बचा? हाँ, हाँ राज बचा इधर। उधर क्या बचा? सी बचा, है ना? उधर सी बचा ना, ऋषि है तो सी बचा। अब री और आ की जगह पर तुम्हारा क्या आया है? अर आया है। तो क्या बोलोगे? राज अर सिंह। अब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? राजर्षि। विसर्ग नहीं, समास है ना, इसीलिए तो बोला हमने सप्त। ये सप्तन शब्द है, वहां कभी भी विसर्ग होता नहीं। सप्तन शब्द है, इसीलिए सप्त, कभी सप्ताह नहीं बोला जाएगा। सप्त प्लस ऋषि, तो सप्तर्षि। जो दोनों के बीच में यदि संधि हो रही तो वहां कभी भी विभक्ति नहीं लगानी है। पहले वाले शब्द में, अंतिम वाले में तो लगाना है। ठीक है, अब दूसरा लृ का उदाहरण ले लो। तब लृकार, तब, तब प्लस लृकार, लिखो इसमें, लिखो तब प्लस लृकार हो गया, तब लृकार। अब तब लृकार में यहाँ क्या करना? अवर्ण क्या है? वकार उत्तरवर्ती अकार। तब में वकार उत्तरवर्ती अकार था, व का अ। और अच पर क्या है? री, री है, री है ना। तो अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? गुण करेंगे। और गुण करोगे तो क्या होगा? अल होगा। गुण करेंगे तो अ होगा, लेकिन अकेला अ नहीं होगा, लपर होता हुआ होगा, तो अल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे अब? अ और लृ की जगह पर तो अल आ गया, तो इधर लिखोगे क्या? तब। उधर लिखोगे कारह। अब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? तबल कारह। हाँ चलो ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे? तबलकारः, तब लिकारः इत्यवस्थायाम् उरण रपरः इति सूत्र सहायेन आद्गुणः इत्यनेन गुणादेशे तबलकारः इति रूपम सिद्धम। आसान है। हाँ, अब यहाँ इतनी बात तो समझ में आ गई ना? आपने लिख दिया सारा? हाँ, तबलकारः। तो यहाँ कुछ और बात जानने की जरूरत है। उपदेशे जनुनासिक, हमने तो उदाहरण बताया। अब यहाँ एक उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे सप्तमेक वचनांतम, क्या? उपदेशे सप्तमेक वचनांतम पदम और अच प्रथमैक वचनांतम पदम, अनुनासिकः प्रथमैक वचनांतम पदम, इत प्रथमैक वचनांतम पदम,
चतुष्पदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् चत्वारि पदानि सन्ति सूत्रेस्मिन् चत्वारि पदानि सन्ति उपदेशे अच अनुनासिकः इत् उपदेशे अच अनुनासिकः इत् उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। देखिए, अच की संज्ञा कर रहा है, लेकिन अच दो प्रकार के होते हैं, सामान्य अनुनासिक और अननुनासिक। यदि अनुनासिक अच होगा तो ही उसकी संज्ञा होगी, लेकिन वह जो अनुनासिक है वो भी क्या होना चाहिए? उपदेश अवस्था में होना चाहिए। यदि बाद में वो पहले अनुनासिक नहीं था, बाद में जा कर के वो अनुनासिक बना तो उसकी संज्ञा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होना चाहिए? शुरू में ही वह अनुनासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुरू में ही अनुनासिक अच होना चाहिए। अच तो है लेकिन अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक भी है लेकिन पहले नहीं था, बाद में है हुआ है, तो नहीं हो। क्या होना चाहिए? शुरू से ही जब हम पहली बार बोलें, पहली बार उच्चारण करें, उस समय में ही उसको अनुनासिक होना चाहिए। पहले जब शुरू में हमने उच्चारण किया उस समय में तो अनुनासिक नहीं है, लेकिन बाद में किसी सूत्र के द्वारा उसको अनुनासिक कर दिया गया तो उसको उपदेश अवस्था में अनुनासिक नहीं कहा जाएगा। ठीक है? उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या होती है? इस संज्ञा होती है। तो कहा कि अनुनासिक का ज्ञान कैसे करेंगे? तो कहा कि देखने से पता नहीं चल जाएगा अनुनासिक है, ऐसा लगा दिया होगा समझ लो अनुनासिक है, जो नहीं लगाया होगा तो समझ लो अनुनासिक। हम कैसे जानते हैं और ये अनुनासिक कैसे पता चलता है? ये लगा होता है ना, तो कहते हैं अनुनासिक है। नहीं लगा है तो चंद्र बिंदु लगा है तो क्या कहते हैं? अनुनासिक है। और नहीं लगा है तो कहते हैं ऐसा होता नहीं, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। जो अनुनासिक हो वहाँ चंद्र बिंदी लगाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो सु सु औजस में सु लिखा है, सु में उकार की क्या होती है? इस संज्ञा होती है और लोप भी हो जाता है। तो बता इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यही है। इसके अलावा अच की संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र नहीं है। अच की संज्ञा करने वाला अकेला ही उपदेशे जन्नासिक इत है। इससे अच की संज्ञा होती है, लेकिन अच कैसा होना चाहिए? अनुनासिक होना चाहिए। अनुनासिक है तो इस संज्ञा कर सकते हो। तो सु को तो देखने से पता नहीं चल रहा है, सु में उ तो अनुनासिक है, चल रहा है पता, वहां भी तो लगा नहीं चल रहा है। तो इसीलिए क्या किया जाए? समस्या आ जाएगी। तो कैसे हम जाने अनुनासिक है या नहीं है? हमको ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे समझ पाएंगे कि हम अयम उकारः अनुनासिकः, अयम अच अनुनासिकः, अयम अच अनुनासिकः नास्ते? इसका ज्ञान कैसे होगा? ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं कैसे होगा? मान लीजिए कोई अभी आया रोड से, अब यहाँ आ गया, उसके पहले तो वो नहीं जान पा रहे थे। जब यहाँ उसके भीतर घुसते वो व्यक्ति जान गया अच्छा ये विद्यार्थी है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ आए हैं, इसका मतलब विद्यार्थी। कैसे जाना? उसने न उनसे पूछा था न उसने बताया था, कैसे जान गया? व्यवहार कार्य को देख करके। भाई पढ़ने के लिए आए हैं, उनका पढ़ना रूप जो कार्य है
उसको देख करके वो समझ गया वो क्या है, विद्यार्थी है ना। और सड़क में मिले, कई दिनों से मिल रहे, चर्चा नहीं हुई क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब एक जगह आप गए तो कथा कहते हुए मिल गए, मंच पर बैठ करके बड़ा उपदेश दे रहे थे। ओ अच्छा, फिर समझ गए कथावाचक है। देखो बताए नहीं। उसी तरह ये कोई जरूरी नहीं अनुनासिक जानने के लिए आपको ये चिन्ह ही हो, कहीं चिन्ह भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर व्यवहार से, कार्य से जाना जाता है कि वो अनुनासिक है। चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन उसके कार्य से हमको पता चलता है कि अनुनासिक है। कैसे? रामः बनता है, सु लाने पर रामः बनता है। राम सु प्रत्यय आया, बना राम, कैसे बना? तो कहेगा उकार की संज्ञा होगी, स की जगह पर रू होगा, रू में रेप बचेगा, जब रेप को विसर्ग होगा तब बनेगा राम। प्रत्यय लिखते हैं पाणिनि जी, प्रत्यय वो भी सु आया है, तो पाणिनि जी भी तो सु की संज्ञा किए होंगे, सु में ऊ की, और सकार को रू किए होंगे, और रेप को विसर्ग करके तो प्रत्यय बना। तो इसका मतलब क्या है? इसी कार्य को देख करके हम समझ जाते हैं सु में ऊ क्या है, अनुनासिक है। ये कार्य हुआ। यदि अनुनासिक नहीं होता तो उसकी संज्ञा नहीं होती, इस संज्ञा नहीं होती तो प्रत्यय न बनता। तो प्रत्यय ये प्रयोग को देख करके हम जान जाते हैं क्या है, ये अनुनासिक है। समझ गए? तो कहने का मतलब अनुनासिक हम दो तरह से जान सकते हैं कि अनुनासिक है या नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम जान सकते हैं। या तो साक्षात उच्चारण किया गया हो तो हम समझ जाएंगे ये अनुनासिक है, या तो कार्य ऐसा किया हो जो अनुनासिक होने पर होता हो तो समझ जाएंगे अनुनासिक। दो तरह, ठीक है, व्यवहार और उच्चारण, दो तरह से जानने। प्रतिज्ञानुनासिक्या, हाँ पाणिनीय, पाणिनीया प्रतिज्ञा, पाणिनि के जो अनुयायी होते हैं वो कैसे, व्यवहार से अनुनासिक का ज्ञान करते हैं। व्यवहार माने साक्षात उच्चारण रूप व्यवहार, और उच्चारण तो नहीं किया लेकिन अनुनासिक होने पर जो होता वो कार्य किया, उससे हम समझ जाते हैं ये अनुनासिक है। ठीक है, बात समझ में आई? अनुनासिक का ज्ञान व्यवहार से करना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा, आगे का भी अर्थ लिखिए, ये लिखिए ना, अनुनासिक का ज्ञान व्यवहार से करना चाहिए। लण सूत्र में स्थित लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारण किया गया जो अवर्ण, क्या रेप, लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, उसके साथ उच्चारण किया गया जो रेप, रेफ और लकार का बोध कराता है। रेफ और लकार का बोध कराता है। रेफ रेफ और लकार का बोध कराता है, केवल लकार का नहीं, रेफ और लकार का, रलयो हो, रेफ और लकार का बोध कराता है। रेप है वो, रेप क्या करेगा, रेप का भी बोध कराएगा और लकार का भी बोध कराएगा। ठीक है, लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयो संज्ञा। लण सूत्रस्था वर्णेन, लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारण किया गया रेप,
रेप और लकार का बोध कराता है अथवा बोधक होता है, बोध कराता है। ठीक है, ठीक है, आप इतने करिए अब।